नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुमेरा और प्रतिमा भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला मुमकिन है। सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन की मांगी है रिमांड। आज ही केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और अब से थोड़ी देर बाद केजरीवाल की रिमांड को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ जाएगा। 5 दिन की रिमांड की डिमांड सीबीआई की तरफ से की गई है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? कब तक फैसला आ जाएगा? क्या उम्मीद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के वकील? जी बिल्कुल, देखिए दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं और 4:30 बजे का वक्त फैसले के लिए मुकर्रर किया गया था कोर्ट की तरफ से, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। अब तकरीबन 6 बजे के करीब जो फैसला है वो अदालत अपना सुनाएगी। हालांकि सबसे अहम बात यह रही कि सीबीआई की तरफ से आज बोला गया कि अरविंद केजरीवाल इस केस के आरोपी नंबर 1 है, तो लिहाजा उनकी रिमांड लेना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए उनकी गिरफ्तारी करना बेहद जरूरी था। इसी दौरान जो सीबीआई के वकील थे उन्होंने ये भी बोला कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि जो मनीष सिसोदिया है उन्होंने ही इस पूरी नई नीति को बनाया था, जिस पर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में मौजूद थे और तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने अपना पक्ष खुद रखा और उन्होंने बोला कि मैंने कभी किसी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोला है कि मनीष सिसोदिया इसके लिए जिम्मेदार है, ना मैं जिम्मेदार हूँ, ना मेरी पार्टी जिम्मेदार है और ना ही मनीष सिसोदिया जिम्मेदार है। बल्कि उन्होंने बताया कि मेरे 3 उद्देश्य थे और उन्हीं उद्देश्यों के लिए सिर्फ मैंने मनीष सिसोदिया को नई आबकारी नीति के बारे में बोला था, लेकिन आबकारी नीति में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सीधा दोष अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर बढ़ा जा रहा है तो ये गलत है। तो इस तरीके की तीखी नोकझोंक के साथ दोनों पक्षों की जो दलीलें थी वो पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया था फैसले के लिए, लेकिन अब वो समय बढ़ा दिया गया और तकरीबन 6 बजे का समय दिया गया है। जी तो अब 6 बजे का इंतजार है, देखना है कि क्या रहता है कोर्ट का रुख। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के बाद अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। 60 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई की गिरफ्तारी पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें सीबीआई ने हिरासत में लिया। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे। उनका कहना है कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे। उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है और कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मनीष वाले स्टेटमेंट क्या मैंने क्लैरिफाई कर दिया कोर्ट में। केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीबीआई चाहती है कि वो हिरासत में ही रहें। सीबीआई ने आज ऐसा कुछ नया पेश नहीं करा जो उनके पास बहुत टाइम से नहीं है, तो ये सीधा सीधा एक राजनीतिक साजिश थी कि केजरीवाल जी बाहर ना आए। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, अभी तक इस पूरे मामले में ईडी जांच कर रही थी, ईडी अदालत में पहुंची थी और अब सीबीआई की गिरफ्त में है अरविंद केजरीवाल। सीबीआई की तफ्तीश अलग तथ्यों पर होगी, अलग आधार पर होगी, तो सीबीआई के पास कुछ और एडिशनल सबूत हैं। सीबीआई के पास और क्या है अतिरिक्त जो उन्होंने कोर्ट में पेश किया? बिल्कुल, देखिए इस मामले में 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और इस मामले की जो कड़ियां हैं उनको जोड़ते हुए अब सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तारी की है। अहम बात यह है कि जो मुंगटा हैं उनका जो बयान था, जो बाद में अप्रूवर बन गए, सरकारी गवाह बन गए, अब इस मामले में उनका बयान बहुत अहम है और बयानों के आधार पर और इसके अलावा जो इनके पास सब्सटेंशियल प्रूफ्स हैं उसके आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है और अब रिमांड की मांग की जा रही है ताकि सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ा जा सके। अहम बात यह है कि इस मामले में अभी तक केजरीवाल को जो ज़मानत है वो ईडी के मामले में भी नहीं मिल पाई है, यानी कि ईडी की ओर से जो मामला दर्ज किया गया है उसमें भी नहीं मिल पाई है और दूसरी तरफ अब सीबीआई की ओर से भी इस मामले में गिरफ्तारी कर ली गई है। अब देखना ये है कि इस मामले में जो हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दाखिल किया जाएगा, चूँकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट के एंट्रीम ऑर्डर को, उस पर जो याचिका थी वो वापस ले ली गई है। अब केजरीवाल की ओर से नई याचिका दाखिल की जाएगी जो कल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था। जी। ये
बहुत ही क्रिस्पी मामला हो गया है और बहुत ही उलझाऊ हो गया है, चूँकि इस मामले में दो एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति जब पैदा होती है जब दोनों ही एजेंसियों की ओर से जो गवाहों के बयान और जो सब्सटेंशियल प्रूफ है उनको कोर्ट के सामने रखा जाता है। शायद यही वजह थी कि हाल ही में ईडी के मामले में जो गिरफ्तारी थी उसके बाद जो नियमित जमानत थी वो निचली अदालत की ओर से प्रदान कर दी गई थी अरविंद केजरीवाल को, और पेचीदा होता जा रहा है हाईकोर्ट ने और अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तंग करने का आरोप लगाया, जिसमें सबसे ज्यादा केजरीवाल को तंग किए जाने की बात उन्होंने कही। केंद्र सरकार ने सबसे ज़्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाएँ। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाए, जनता के बीच में न पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए। और अहम खबर है डोडा से, सुरक्षा बलों और आतंकियों में एनकाउंटर यहां अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। घने जंगलों में छिपे हुए हैं कुछ और आतंकी। एडीजी जम्मू, डोडा के डीआईजी और एसएसपी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इन्हीं घने जंगलों में छिपे हुए हैं कुछ आतंकी। एनकाउंटर अभी भी जारी है। एक दहशतगर्द मार गिराया जा चुका है। इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है और कुछ और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जाहिर की जा रही है। जंगल काफी घने हैं जिसके बीच आतंकी छिपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि डोडा में इससे पहले 11 और 12 जून को दोहरा आतंकवादी हमला हुआ था। इसके बाद से सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस गहन सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आटा मुझे दे रहा है कि नहीं? ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गंदोह इलाके में जारी मुठभेड़ की तस्वीरें हैं। सुरक्षा बलों ने यहां मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक करीब 3 आतंकवादियों की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। डोडा में पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस दौरान अलग अलग जगहों पर संदिग्ध देखे जाने की भी सूचना मिल रही थी। आज सुबह सुरक्षा बलों ने फिर संदिग्ध देखे जाने की सूचना के बाद इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में आतंकी को मार गिराया। 11 और 12 जून को आतंकियों ने डोडा के छत्तरगला और गंदोह में सुरक्षा बलों की चौकियों पर 2 हमले किए थे, जिनमें 6 जवान घायल हुए थे। 1.5 घंटा यहाँ से। तो डोडा में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ को लेकर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अंकित भट्ट जुड़ चुके हैं। अंकित, इस पर क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास है? क्या ऑपरेशन खत्म हो चुका है या अब भी जारी? देखिए, अभी भी ऑपरेशन जो है वो डोडा के गंदोह इलाके में चल रहा है। पहले ये जानकारी आ रही थी कि 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ कर दिया है कि एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने इस इलाके में ढेर किया है। माना जा रहा है जिस आतंकी को ढेर किया गया है वो पाकिस्तानी आतंकी था। एक बड़ी कामयाबी है और इसी इलाके में माना जा रहा है 2 से 3 और आतंकी हो सकते हैं, जिसके लिए महा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पे एडीजीपी आनंद जैन, उसके साथ साथ डोडा किश्तवाड़ रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल और एसएसपी डोडा खुद मौके पे मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो बारिश है वहां पर हो रही है। यही वजह है कि ऑपरेशन में कुछ समय और लग सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 आतंकी इस इलाके में छुपे हैं,
के खात्मे के लिए लगातार सुरक्षा बल जो है महा ऑपरेशन चला रहे हैं। और इसी इलाके में हमने कुछ दिन पहले देखा था कि किस तरीके से आतंकियों की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान को घायल किया गया था। और आज तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर होता है। एक आतंकी को सुरक्षा बल ढेर करते हैं घने जंगलों में, वहाँ पर एक डोक होती है यानी कि कच्चा मकान, वहीं पे एक आतंकी ढेर हो जाता है। वहीं अभी भी जो आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ है वो अभी भी जारी है। जी सुमैरा, तो बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अंकित भट्ट बता रहे हैं किस तरीके से डोडा में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि 2 से 3 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के पठानकोट में 2 संदिग्धों के दिखने की सूचना के बाद पुलिस अलर्ट है। इनको पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पंजाब के पठानकोट में भारत पाक सीमा के पास राज्य के आखिरी गांव कोट पटिया में देर रात 2 संदिग्ध दिखने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास रिपोर्ट है कि 2 संदिग्ध पठानकोट में दाखिल हुए हैं, जिसके बाद से पुलिस अलर्ट है। पूरे इलाके में सुरक्षा बल सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मामले की सूचना एक ग्रामीण ने दी। उसका कहना है कि हथियारों से लैस 2 नकाबपोश फार्म हाउस में जबरन घुस आए थे। संदिग्धों ने फार्म हाउस पर मौजूद लेबर के घर पर खाना खाया और उसे धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को कोई सूचना दी तो उसे खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। ग्रामीण के मुताबिक संदिग्ध उसके घर से निकलकर पठानकोट की ओर चले गए। पठानकोट पुलिस ने सूचना के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। गुरदासपुर, धारीवाल, दीनानगर और पठानकोट के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर चेकिंग हो रही है। गुरदासपुर पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग जारी है। बटाला पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। मामले की जानकारी सेना और बीएसएफ को भी दे दी गई है, जिसके बाद मामून छावनी और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी की टीम पड़ताल के लिए आज हजारीबाग के ओएसएस स्कूल भी पहुंची। नीट परीक्षा लीक मामले की कड़ियों को सीबीआई ने खंगालना शुरू कर दिया है। जांच के लिए वो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंची। सीबीआई की टीम 2 दिनों से झारखंड में है। उसने एसबीआई बैंक की उस ब्रांच के अधिकारियों से भी पूछताछ की है, जहां से स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक प्रश्न पत्र लाए थे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक बीती शाम लगभग 4 बजे के आसपास सीबीआई ने हजारीबाग में दस्तक दी और सबसे पहले उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाकर उन मैनेजर से मिले जिन्होंने ब्लू डॉट कुरियर कंपनी से नीट के पेपर लीक के बक्सों को रिसीव किया था। कुरियर कंपनी के ऑफिस पर भी सीबीआई ने छापेमारी की, लेकिन ऑफिस पर ताला बंद मिला। आज से पहले ओएसिस स्कूल मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन सीबीआई के पहुंचने के बाद से प्रबंधन ने दूरी बना ली। खबर है कि प्रिंसिपल एहसान उल हक से सीबीआई ने पूछताछ की है। एहसान उल हक ही वो शख्स थे जिन्होंने एसबीआई बैंक पर जाकर पेपर को रिसीव किया था और एहसान उल हक ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत करने में यह आरोप लगाया था कि 7 लेयर्स में पेपर होते हैं, लेकिन 7वां लेयर्स फटा हुआ था। उंगली से कुरेदने पर वो खुल गया और इसीलिए हमें संदेह होता है। लिहाजा अब उन तमाम लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे जो इस केस से जुड़े हुए हैं। हजारीबाग में ओएसएस स्कूल और एसबीआई बैंक के साथ ही सीबीआई जांच का दायरा पटना तक फैला। हजारीबाग में सीबीआई की जांच के दायरे में 3 स्पॉट हैं। पहला ओएएसआईएस पब्लिक स्कूल। पटना में जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला था उसमें बुकलेट नंबर 61364888 इसी हजारीबाग के स्कूल को अलॉट किया गया था। दूसरा एसबीआई बैंक। हजारीबाग के एसबीआई बैंक की इसी शाखा में नीट पेपर्स रखे गए थे। तीसरा हजारीबाग की प्राइवेट कुरियर कंपनी। कुरियर कंपनी की तरफ से ही एसबीआई बैंक को नीट पेपर भेजे गए थे। ई रिक्शा से भेजा गया प्रश्न पत्र 2 घंटे में पहुंचाए जाने की खबर है। सीबीआई इसी की तलाश में है कि आखिर 2 घंटे तक रिक्शा कहां रहा। रांची से नीट पेपर 3 मई को कुरियर कंपनी को मिले थे। बहरहाल पटना की ईओयू की टीम जांच के दौरान हजारीबाग आई थी। वो भी इन 3 स्पॉट पर गई थी। प्रिंसिपल के बयान दर्ज किए थे। ईओयू ने जो जांच रिपोर्ट तैयार की वो अब सीबीआई के पास है। उसी आधार पर सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है। ईओयू की जांच रिपोर्ट में भी पेपर लीक होने की आशंका, ट्रांसपोर्टेशन की खामी बताई गई है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक के साथ ही हजारीबाग के 5 सेंटर भी जांच के दायरे में है, जहां नीट का एग्जाम हुआ था। इन सभी सेंटर्स के सिटी कोऑर्डिनेटर से पूछताछ संभव है। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है, जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पटना में आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई कोर्ट को आवेदन दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले को अपने हाथ में लेने के बाद से ही सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई ने इस मामले के आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी की कॉपी कल पटना सीबीआई के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन सिंह की अदालत में जमा कराई गई है। सीबीआई ने जेल में बंद सभी आरोपियों को रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीबीआई की दिल्ली शाखा में नीट मामले में दर्ज एफआईआर में सिकंदर यादव, नीतीश कुमार, रॉकी, अखिलेश कुमार, अमित आनंद, बिट्टू कुमार, आयुष राज, अखिलेश कुमार और संजीव कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इसके अलावा अज्ञात के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें रॉकी और संजीव को छोड़ बाकी सभी जेल में बंद हैं। माना जा रहा है कि सीबीआई बेउर जेल में बंद सभी आरोपियों को रिमांड के लिए प्रोडक्शन कराएगी। रिमांड मिलने पर इनसे नए सिरे से पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। नीट पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड पर बड़ी जानकारी सामने आई है। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया बहाना बनाकर छुट्टी पर गया है। बीमारी का ढोंग रचकर छुट्टी पर गया है मुखिया। पेपर लीक खुलासे के बाद से ही गायब है संजीव मुखिया और कहा यह जा रहा है कि झूठी बीमारी का बहाना बनाकर गायब है। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में आरोपी संजीव मुखिया का नाम सामने आया था, जो नालंदा कॉलेज में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात है। आरोपी संजीव मुखिया ने नूर सराय के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को जानकारी दी थी कि वो पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, लेकिन अब TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि संजीव मुखिया इस अस्पताल में भर्ती हुआ ही नहीं। TV9 के पास संजीव मुखिया की मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है, जिससे पता चलता है कि वो 21 मई को पटना मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से परामर्श लेने आया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी एडमिशन की बात का जिक्र नहीं है। नूर सराय एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रणय कुमार पंकज ने TV9 भारतवर्ष को बताया कि जब तक वो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आते रहे तब तक उन्हें किसी भी तरह की गंभीर बीमारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें 1 महीने से ज्यादा की छुट्टी की जरूरत पड़ गई, समझ से परे है। साथ ही प्रणय कुमार पंकज ने साफ किया कि उनकी मेडिकल लीव भी ग्रांट नहीं हुई है। कुल मिलाकर आरोपी संजीव मुखिया ने खुद को बचाने के लिए PMCH में एडमिट होने की जो जानकारी दी वो फर्जी है। तो नीट परीक्षा मामले में JNU स्टूडेंट यूनियन के प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में NT के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आज फिर विरोध प्रदर्शन किया और NTA को ध्वस्त करने की मांग की। हम लगातार स्कैम पे इस जो लीक हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, स्कैम हुआ है, धांधली हुआ है और जिसमें मुख्य दोषी NTA है, जिसको हम बार बार मांग कर रहे हैं कि NTA को ध्वस्त कीजिए, NTA को निरस्त कीजिए और जब तक नहीं होगा तब तक हम इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल रहेंगे। हम इससे ज़्यादा से बड़ा मोबिलाइजेशन करेंगे, हम पूरे देश भर में मोबिलाइजेशन करने जा रहे हैं। इसके अलावा छात्रों ने नीट पेपर लीक मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। सरकार से शिक्षा मंत्रालय से अपील है, शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए, UGC चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष जांच बिठाई जाए। NTA के अंडर जितने एग्जाम कराए गए हैं उन एग्जामों की, ये पेपर लीक्स की और ये जो पूरा गठजोड़ है कोचिंग माफिया का, एग्जाम स्कैमस्टर्स का, पेपर लीक माफिया का और इनको जो पाल रखा है इन टेस्टिंग एजेंसीज ने और इन टेस्टिंग एजेंसीज को जो पाला हुआ है शिक्षा मंत्रालय ने, इस पर नकेल कसी जाए, वरना इस देश का जो युवा है, जो बहुसंख्यक युवा इस देश का भविष्य है, वो आपकी लाठी गोली से, आपके दमन से डरने वाला नहीं है। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। नीट पेपर लीक के केस में सीबीआई ने एक्शन तेज कर दिया है और एक एक कर पेपर लीक की कड़ियां अब जुड़ती नजर आ रही हैं। अब तक पाक साफ बनने का नाटक करने वाले किरदार भी बेनकाब होने लगे हैं, उनका झूठ सामने आ गया है। सीबीआई की आज की जांच का फोकस रहा हजारीबाग, जहां 3 लोकेशंस पर सीबीआई की टीम पहुंची और पूछताछ की, जिसमें ओएसिस स्कूल का प्रिंसिपल भी शामिल है। साथ ही सवालों में कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट भी है। इसके अलावा बिहार में भी आज सीबीआई 2 आरोपियों की रिमांड लेने में कामयाब रही है। तो मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का झूठ भी पकड़ा गया है। स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की। उन्होंने कहा कि तत्कालीन PM इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की
जननी के तौर पर है। स्पीकर ने कांग्रेस को घेरा और सदन में इमरजेंसी के दौरान मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने इमरजेंसी थोपी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आज इसका कोई जवाब नहीं। आपातकाल को लेकर बीजेपी संसद परिसर में प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ रविशंकर प्रसाद है। सर, संसद के अंदर भी प्रस्ताव आया और बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। याद करिए, हम लोग बहुत छोटे थे, यंग स्टूडेंट्स थे, जेपी मूवमेंट के शिष्य थे। जेपी को जेल में बंद किया गया, अटल जी को बंद किया गया, आडवाणी जी को बंद किया गया, लालू प्रसाद जेल में गए, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव आज नहीं खड़े हुए, अखिलेश यादव, उनके भी दिल में दर्द था। मैंने देखा, जाके बात किया। तो कृपया करके इस तरह का स्वांग नहीं करें। इस देश का संकल्प है, इमरजेंसी फिर कभी नहीं आएगी। आज अंदर सिर्फ कांग्रेस के जो सांसद वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो खड़े हो रहे थे जब प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था आपातकाल को लेकर। तो ये तो सच्चाई है ना, दिल में काला उनका है। अच्छा होता राहुल गांधी आज खड़े होते, खुलकर बोलते कि हम इमरजेंसी का समर्थन नहीं करते, लेकिन हिम्मत नहीं है ना, यही सच्चाई है। और कांग्रेस नेता और सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि सदन में 50 साल पुरानी घटना पर प्रस्ताव लाना यह बताता है कि स्पीकर बीजेपी और सरकार के दबाव में। अच्छी शुरुआत है और 10 साल तक एक तरह से अपोजिशन को, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका अधिकार देने से सरकार ने उसको इनकार किया टेक्निकल आधार पे, जबकि पहले भी एलओपी का पद दिया जा सकता था। लेकिन क्योंकि मोदी सरकार शुरू से विपक्ष विहीन सदन चाहती है और इसलिए हमेशा इस बात की कोशिश उनकी रहती है कि विपक्ष को दबाया जाए। और अच्छी शुरुआत मैं इसलिए कहूँगा कि विपक्ष के नेता और सदन के नेता दोनों मिलकर उन्होंने स्पीकर को जाकर उनके शासन में बैठाया। आज रिजल्ट आया है, जो परिणाम आए हैं विपक्ष का या कांग्रेस का, जो नंबर बढ़े हैं, उसके पीछे राहुल गांधी की बहुत मेहनत है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी ने स्पीकर से हाथ मिलाया। यहां एक ऐतिहासिक पल भी देखने को मिला। 18वीं संसद में एक बार फिर स्पीकर चुने जाने की घोषणा के बाद यह तस्वीर भी सामने आई, जब पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथ मिलाया। इसके बाद राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ओम बिरला को स्पीकर की कुर्सी तक ले गए। सदन में लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के मुकाबले विपक्ष की तरफ से के सुरेश मैदान में थे। ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव पीएम मोदी समेत कई सांसदों ने रखा, जिसके बाद ध्वनि मत से ओम बिरला के चुने जाने की घोषणा की गई। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद दोबारा आसीन होने वाले पहले व्यक्ति हैं। 5वीं बार ऐसा हो रहा है कि कोई अध्यक्ष एक लोकसभा से अधिक कार्यकाल तक इस पद पर आसीन रहे। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने पर जयपुर में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में बिरला कोटा लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। पीएम मोदी ने ओम बिरला के दूसरी बार स्पीकर चुने जाने के बाद कहा कि भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरफ से प्रयास हो रहे हैं, ये नया संसद भवन भी उनकी अध्यक्षता में भविष्य को लिखने का काम करेगा। आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए
ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला को बधाई दी। उन्होंने भरोसा जताया कि सदन में विपक्ष को हर संभव तरीके से अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. कांग्रेस के डिवीजन ना मांगने के पीछे की रणनीति भी सामने आई है। 5 वजहों से कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग की मांग नहीं की। एक धड़ा मानता था कि दलित कैंडिडेट देकर संदेश दे दिया गया है। दूसरी तरफ शरद और ममता बनर्जी ने निर्विरोध चुनाव की बात कही थी, यानी एक मत भी नहीं थे सभी इंडिया गठबंधन ने कि विरोध किया जाए। तो आज जब स्पीकर का चुनाव हुआ उस दौरान विपक्ष ने डिवीजन नहीं मांगा, जिसकी 5 बड़ी वजह सामने आ रही है। वो वजह एक एक कर आपके सामने रख दे। पहली वजह, कांग्रेस का एक धड़ा ताकत दिखाने के लिए वोटिंग कराना चाहता था। दूसरा ये कि एक खेमा ऐसा था जिसका मानना था कि दलित कैंडिडेट देकर मैसेज दे दिया गया है। तीसरी बड़ी वजह, ममता शरद पवार ने भी कहा स्पीकर का निर्विरोध चुनाव होना चाहिए। चौथी वजह, विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर मिलता तो उम्मीदवारी वापस लेने पर तैयार होते। और 5वीं वजह, विपक्ष नहीं चाहता था कि सरकार 300 पार का आंकड़ा दिखा पाए। तो कुल मिलाकर सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसी पर ज्यादा अपडेट्स के साथ कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, जिस तरीके से एक आवाज भी गूंजी थी सदन के भीतर कि डिवीजन की मांग क्यों नहीं की गई है, वोटिंग की मांग क्यों नहीं की गई है, उसको लेकर अब ये 5 बड़ी वजह सामने आ रही है। जी बिल्कुल, कल देर रात जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसके पहले शरद पवार और ममता बनर्जी सरीखे नेताओं ने कहा था कि स्पीकर के चुनाव में निर्विरोध होना चाहिए, क्योंकि अगर 1952 में हुआ तो वो अलग अंदाज था जब मावलंकर के सामने जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने ही मावलंकर को वोट दे दिया, और 1976 में हुआ चुनाव दोबारा जब इमरजेंसी लग हुई थी। तो ऐसे में अमूमन स्पीकर का चुनाव नहीं होता है, संदेश अच्छा नहीं जाता है। लेकिन जो संदेश विपक्ष को देना था कि दलित को वो प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहते थे, दलित को स्पीकर बनाना चाहते थे, और सरकार का अड़ियल रवैया रहा। विपक्ष कहता है कि डिप्टी स्पीकर पद देने के लिए सरकार राजी नहीं थी, जो कि परंपरा के तहत दिया जाता है, तो अपना पक्ष रख दिया है। ऐसे में अब हद से ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, और ऐसे में कहीं बीजेपी 300 से ज्यादा का आंकड़ा एनडीए का दिखाती और एक मनोवैज्ञानिक बढ़त सामने देखती, और इस पर नंबर गेम में निश्चित तौर पर सरकार आगे थी ही, तो ध्वनिमत पर ही मान लेना चाहिए। तो ये कल देर रात ही फैसला हो गया था। ममता बनर्जी से राहुल गांधी की 20 मिनट बात हुई थी और उसके बाद ये फैसला ले लिया गया था, जो आज सामने सदन में दिखाई पड़ा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कुमार विक्रम। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव, सुदीप बंदोपाध्याय और उद्धव गुट की तरफ से अरविंद सावंत ने ओम बिरला को कैसे बधाई दी, देखिए। अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस पद पर आप बैठे हैं इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं, और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में
आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। Sir, you may have your good wishes, your good intention, but sometimes you have to bow down to the ruling party's pressure, which my experiences say. Sir, suspension of 150 MPs on one day, it has happened in this country. Sir, it is not desirable, sir. लेकिन सदन किस लिए चलिए? सर्वसामान्य जनता को न्याय मिलना चाहिए, वही अपेक्षा करता हूँ। आप अभी बहुत अनुभवी हुए हो और मैं अपेक्षा करता हूँ संवेदना जताकर आप हमें न्याय देंगे। संविधान की रक्षा करने के लिए जब भी हम खड़े होंगे आप हमें आशीर्वाद देंगे। इंडिया के बाद एनडीए के 3 दलों जेडीयू, एलजेपीआर और अपना दल सेक्युलर के नेताओं की ओम बिरला को बधाई भी दिखाते थे। हम 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी हम लोगों ने आपकी कार्यशैली देखी। आपने 17वीं लोकसभा में जो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था संसद में। सर, आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ, कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। कि अगले 5 साल आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोगों को मिलता रहेगा जैसे पिछले 5 सालों में मिला। मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल के लिए आपको बधाई देता हूं और अगले 5 साल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर निरंतर दूसरी बार विराजमान होने के लिए मैं सबसे पहले अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और आपका बारंबार अभिनंदन करती हूं। अब आपको सुनवाते हैं दूसरी बार स्पीकर बने ओम बिरला को शिरोमणि अकाली दल के हरसिमरत कौर बादल, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने किस तरीके से बधाई दी। एक रीजनल पार्टी की इकलौती महिला मेंबर जब यहाँ पे हूँ, मुझे इस चीज़ का फिक्र है कि ना हम इस तरफ तो ना हम इस तरफ, लेकिन हम अपने पंजाब और पंजाबियों के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जब मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ सर कि आप हमारे छोटी पार्टियों की तरफ, छोटे कम्युनिटीज़ की तरफ, माइनॉरिटी की तरफ भी आप वही निगाह के साथ जैसे आप बड़ी पार्टियों को देंगे, हमारे आरक्षण भी आप करेंगे, हमें भी आप मौका देंगे और जितना पहले करते थे उससे थोड़ा ज़्यादा करके प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को आप जिंदा रखेंगे। आप वहां पर बैठे हैं तो ये ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को ये सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, ये ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। मजबूत नेता के रूप में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सच्चाई के रास्ते पर इंडिया गठबंधन के विपक्ष के मजबूत नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी एनडीए घटक के नेताओं के भीतर इस देश के विपक्ष की आवाज सिर्फ उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। आप नैतिकता के मूल्यों के सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर विराजमान हैं। हमें उम्मीद है कि नैतिकता का मूल्यों का ह्रास नहीं होगा और आप सर्वश्रेष्ठ इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे और हम सबको भी आप संरक्षण देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
और स्पीकर के चुनाव के दिन ही संसद में इमरजेंसी को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। आपातकाल को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आवास पर लोकतंत्र सेनानियों का एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिस अवसर पर हमने उनके बीच की कई कठिनाइयों को लेकर घोषणा भी की और हम सबका फर्ज बनता है कि उस काल को भविष्य की पीढ़ी से भी परिचित किया जाए और उनके संघर्ष को नमन किया जाए। मुझे और आनंद आया कि आज नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी ने भी अपनी भावना व्यक्त करते हुए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खुल कर के लोकतंत्र के अंदर हुई घटना की जानकारी दी गई, जिसमें मीसाबंदी के सबसे खराब काल को स्मरण किया गया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से प्रेस, मीडिया, आम जनता, विपक्षी दलों को जेल में डाल करके अपनी मनमानियों का और जातियों का दौर पैदा किया था, लोकतंत्र सेनानियों ने उसका संघर्ष करके सच्चे अर्थ में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को स्थापित किया। आपातकाल को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चेहरे बदले हैं, चरित्र नहीं। हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 मध्य रात्रि में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस संविधान का गला घोंटने का कार्य किया था, जिस संविधान की शपथ लेकर के वह देश की प्रधानमंत्री बनी थी। भले ही चेहरे बदले हों, लेकिन आज उसका चरित्र आज भी वही अधिनायकवादी है, तानाशाही पूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं पर आज भी उसका विश्वास नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा। 9 छात्रों की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि कॉलेज में हिजाब बैन सही है। चेंबूर के कॉलेज में बैन के खिलाफ ये याचिका दी। हिजाब बैन पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वो कॉलेज के फैसले में दखल नहीं देना चाहते। उनका किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सभी छात्रों कॉलेज पर एक समान नियम लागू होने चाहिए। राइट टू चॉइस, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी के ग्राउंड्स पे हमने चैलेंज किया था, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये पिटीशन डिसमिस किया है। अभी ऑपरेटिव पार्ट आना बाकी है, पूरा जो जजमेंट है वो आना बाकी है। इसको पढ़ने के बाद हम फैसला करेंगे। हम अपने स्टूडेंट से बात करेंगे, क्लाइंट से बात करेंगे, फिर आगे फैसला करेंगे कि इसको चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में या नहीं। मामले पर महाराष्ट्र के एसपी नेता अबू आजमी ने कहा कि वो कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये इस्लाम के खिलाफ है और इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उससे बहुत असंतुष्ट हैं। कुरान शरीफ में पर्दे के बारे में दिया है, वो पर्दा अगर हमें नहीं करने मिलेगा, स्कूलों में हम उसके ड्रेस कोड का सम्मान करते हैं, ड्रेस पहन के जाएंगे। बच्चियां स्कूल में जाएंगी, क्लास में बैठ कर के उनको सिर्फ ये वो अपना हिजाब करना है, वो करने परमिशन होना चाहिए। नहीं मिला है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अब खबर जयपुर से। भू माफिया के खिलाफ भजन लाल सरकार का एक्शन आज नजर आया। जयपुर में अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर। सीएम भजन लाल के विधानसभा क्षेत्र में कार्रवाई आज देखने को मिली। 600 से ज्यादा दुकानों को कर दिया गया ध्वस्त। हाईकोर्ट के आदेश पर जेडीए ने यह कार्रवाई की। ये जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की शहर के न्यू सांगानेर रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी कार्रवाई की तस्वीरें हैं। सीएम भजन लाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में यह कार्रवाई की जा रही है। जेडीए प्रशासन के मुताबिक 600 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण की गई जगहों को ध्वस्त किया जा रहा है। जेडीए के मुताबिक यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है। जेडीए प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ये आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और जयपुर ही नहीं, मुझे लगता है राजस्थान की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये कितने मकान तोड़े जाएंगे अवैध अतिक्रमण जो हैं? इसमें लगभग 600 से ऊपर अवैध अतिक्रमण हमने चिन्हित कर रखे हैं। जेडीए
सबके लिए समान रूप से कार्रवाई करेगा। 1 इंच भी अगर किसी ने ज़मीन दबा रखी है, एनक्रोचमेंट में आ रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सबके साथ समान रूप से कार्रवाई की जाएगी। जेडीए ने कार्रवाई को अंजाम देने के लिए करीब 6 टीमों का गठन किया है। राजस्थान में जयपुर के न्यू सांगानेर रोड पर जेडीए की कार्रवाई की जा रही है। जेडीए की जारी कार्रवाई को लेकर TV9 भारतवर्ष संवाददाता ध्वज आर्य की रिपोर्ट देखिए। ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, मानसरोवर इलाका है और यहाँ पर फिर से जेडीए का पंजा चल रहा है। आप देख सकते हैं पीछे ये जो है भू माफिया का मकान है, धर्मचंद सैनी नाम है इसका, और आप देख सकते हैं कि जेडीए के द्वारा जो अवैध कब्जा किया गया है उसको लेकर ये कार्रवाई लगातार जारी है और ये 5 दिन कार्रवाई चलेगी। 6.5 किलोमीटर का एरिया है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सामने का एरिया, ये पूरी तरीके से जो अवैध अतिक्रमण हो रखा है उसको लेकर जेडीए पूरी कार्रवाई कर रहा है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यानी कि अपने इलाके में पूरी तरीके से यहाँ पर जो भी अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस का भारी जाब्ता, जेडीए का भारी जाब्ता तैनात है। यहाँ ये 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं और इस मकान को लेकर सबसे ज़्यादा लोगों में आक्रोश था। इस मकान को लेकर भू माफिया का मकान है ये और लोग अब यहाँ पर मिठाई बांट रहे हैं क्योंकि यहाँ कार्रवाई हो रही है। तो जेडीए की जो टीम है, पुलिस की टीम है, उसको धन्यवाद दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा उनका इलाका है, यहाँ सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, ऑपरेशन पिंक। कानपुर में खाकी पर खादीधारी भारी पड़ रहे हैं। गाड़ी रोके जाने के बाद देखिए कैसे पुलिस वाले से भिड़ गए एक नेताजी। समाजवादी पार्टी तुम्हारी चल रही ना, तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। अरे नहीं, अखिलेश को। ये वीडियो कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दीप टॉकीज तिराहे का बताया जा रहा है। नेताजी गुस्से में हैं, उनके गुस्से के आगे आधा दर्जन दारोगा बेबस दिखे। दरअसल नेताजी का ये गुस्सा भड़का है सीएम योगी आदित्यनाथ के उस फरमान के बाद जिसमें वो वीआईपी कल्चर खत्म करने का फरमान सुना चुके हैं। इसे सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद पुलिस को सौंपी है। आदेश के बाद कानपुर दक्षिण बीजेपी के उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी की गाड़ी चेकिंग में लगे कर्मियों ने रोक ली और हूटर आदि चेकिंग करने को कहा। बस फिर क्या था, खादीधारी नेताजी और उनके करीबी छोटे नेताजी का पारा हाई हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? गौरव सिंह। आदेश है तो गाड़ी सीज करिए आप। और गाड़ियां बुलवा, चालान करो, चालान करिए। दिमाग खराब है ना, अभी मैं और बुलवा रहा हूँ। 10-20-50 गाड़ी बुलवा रहा हूँ, सीज करिए। आज समझ में आएगा। एमपी के खरगोन में वेदा नदी में कुछ युवकों की सूझबूझ से एक बड़ी अनहोनी टल गई। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यह हैरतअंगेज वीडियो मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आया, जहां नदी के तेज बहाव में बह रहे 3 युवकों की लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर उन्हें रेस्क्यू किया। जानकारी के मुताबिक खरगोन में वेदा नदी की पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था। इस दौरान वहां पर कई लोग नहा रहे थे। इनमें खरगोन से आए कई दोस्त भी शामिल थे। नहाते समय 3 दोस्त नहाते हुए पुल के नीचे चले गए और यहाँ तेज बहाव होने के कारण डूबने लगे। दोस्तों को डूबता हुआ देखकर बचे हुए दोस्तों ने पुल पर खड़े होकर एक दूसरे का हाथ थामा और तीनों दोस्तों की जान बचा ली। रेस्क्यू के दौरान 2 दोस्तों को निकाला गया, तभी तीसरा युवक पानी के भंवर में फंस गया। इस दौरान कई बार लोगों को लगा कि उसे बचाया नहीं जा सकेगा, लेकिन दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का हाथ थामे रहे और सभी को बचा लिया गया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गोगावा थाना पुलिस का कहना है कि वीडियो गोगावा के वेदा नदी का ही है और मामले की जांच की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, राम जन्मभूमि मंदिर में पानी टपकने पर चंपत राय का बयान सामने आया है। गर्भगृह में एक बूंद पानी छत से नहीं टपका, ये उनकी ओर से कहा गया है। जहां रामलला विराजमान वहां पानी नहीं टपका। गर्भगृह में कहीं से पानी का प्रवेश नहीं। सोशल मीडिया एक्स पर चंपत राय ने ये सफाई पेश की है। और वहीं अयोध्या में 2 दिन बाद आज फिर बारिश हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों के घरों तक में पानी भर गया। फ्रेंड, ये मेरा घर है जिसमें पानी इतना जाता है कि आप डूब जाओगे। तस्वीरें अयोध्या के जलवानपुरा इलाके की है, जहां पहली बारिश ने ही लोगों का जीना दुभर कर दिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी घर में करीब 5 फीट तक भर गया। घर का सारा सामान पानी में डूबा हुआ है। घर का बेड, सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और किचन सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। हमारे घर चलने यहाँ तक है पानी,
कमरे के अंदर। ये कहानी एक घर की नहीं है, बल्कि कई घरों में इतना ही पानी भरा है। दर्जनों परिवारों को लाखों का नुकसान हो गया है। राम मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर रेलवे स्टेशन रोड की कॉलोनी में जल भराव के चलते लोगों का घरों से निकलना भी काफी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मामले को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सूचना दी जा चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक इसका कोई समाधान नहीं मिला है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तीसरी आंख को भी लगाया गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। जम्मू कश्मीर हाईवे पर परिंदा भी अगर पर मारता है तो वो तीसरी आंख से बच नहीं सकता। आतंकवादियों के खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर हाईवे से लेकर बाबा बर्फानी तक पहुंचने के रास्ते में कई जगहों पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं, जो 24 घंटे काम करने में सक्षम है। इन कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए एक कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से तुरंत एक्शन के निर्देश दिए जा सकते हैं। सीसीटीवी हमारा लगा है, जैसे डलवास में हमारा वहाँ पर बॉटलनेक बनता है, बिहार में लगे हैं हमारा सीसीटीवी बैटरी चश्मा में है, हमारा सीसीटीवी मिनी नेस्ट के पास है, खूनी नाला के पास है, पंथाल के पास है, जहाँ अपने नाचरना के पास है। इनका फ़ायदा ये है कि चूँकि ये 24/7 है, सिम बेस्ड टेक्नोलॉजी पर चलते हैं, तो जो हमारा TCU ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट है वो उनको 24/7 ऑब्जर्व करता रहता है। बाबा अमरनाथ यात्रा के भक्त उत्साह में हैं। 29 जून से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। ऑफलाइन पंजीकरण स्थल पर तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 28 जून को पहला जत्था जम्मू से रवाना किया जाएगा। इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए TV9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी है।